सभी को नमस्कार। आईएमए परिवार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात कर रहे थे इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की। महंगाई बढ़ रही है, करंट में भी देख रहे हैं किस प्रकार से महंगाई बढ़ती है, क्या क्या प्रकार हैं, उन सभी की चर्चा हमारी लास्ट क्लास में भी चली। आज भी उसी के ऊपर नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। देखो, बात चल रही है इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की। सिंपल बातें दो याद रखनी है हमें। मुद्रास्फीति जब भी होगी, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई या इन्फ्लेशन जो होगा, इसमें क्या होने वाली है कि जो कीमतें हैं, कीमतें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है, इसी टाइम पे आपकी जो रुपए की क्रय शक्ति है, रुपए की क्रय शक्ति जो है, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि कोई पेन जो था वो आपके 100 रुपये का आता था और वो अब कितने का आने लग गया, 120 रुपये का। यानी कि रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये होता है हमारा इन्फ्लेशन के टाइम पे। बिल्कुल इसका उल्टा कहाँ पे होगा, डिफ्लेशन में होगा। अलग अलग कई हमें आपके देखने को मिलती है कि अलग अलग टर्म्स हैं पर दिखती एक जैसी हैं। चलते हैं आगे की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लिस्ट जो है वो मैच करनी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए आप लोग। सबसे पहले लिखा है डिफ्लेशन अपस्फीति, सेकंड है डिसइन्फ्लेशन विस्फीति, तीसरा है रिफ्लेशन संस्फीति और चौथा है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति अंतर। क्या होता है? देखो, चार अलग अलग टर्म्स हैं, देखने को एक जैसी लग रही हैं। कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखा है। अब देखो, मान लीजिए ये हमारा इन्फ्लेशन है ना, ये हमारा क्या है, इन्फ्लेशन है। इसी के साथ में अगर मैंने लिख दिया आपका अपस्फीति, अपस्फीति या डिफ्लेशन, अपस्फीति या डिफ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें कम होती हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं। ठीक है, रुपए की वैल्यू या क्रय शक्ति, रुपए की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो पहले 100 रुपये में, अब यहाँ पे कीमतें क्या हो रही है, कम हो रही हैं। तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले 100 रुपये में कोई चीज़ मिलती थी, अब आ गई डिफ्लेशन आ गया। यानी कि सीधा सा अगर लिख दूँ तो मंदी आ गई। मंदी के समय क्या होगा, आपकी कीमतें कम हो जाएंगी और आपके रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिफ्लेशन। अब देखो, जो मुद्रास्फीति है, जो कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो इनको धीरे धीरे आप क्या करते हो, इनको कम करते हो, इनकी कमी लाते हो। कि आप इनमें क्या कीजिए कि इसको, ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी, जो तरलता है वो क्या है, ज़्यादा है। तरलता क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से डिमांड्स ज़्यादा हैं, सप्लाई कम है, तो आपकी कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। कीमतें बढ़ गई। अब आप क्या करोगे, कीमतों को क्या करना है, नीचे लेके आना है। अब देखो, इसमें भी कीमतें नीचे आ रही हैं और जब महंगाई बढ़ जाती है तो उनको धीरे धीरे कीमतों को क्या किया जाता है, नीचे लाया जाता है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में मुद्रा या तरलता में कमी कर कर, मुद्रा या तरलता में कमी कर कीमतों को नीचे लाया जाता है, कीमतों को कम किया जाता है। ठीक है, जब लिक्विडिटी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है बाजार में, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आप कीमतें, बढ़ी हुई कीमतों को नीचे लाने के लिए क्या करते हो, लिक्विडिटी कम करते हो, मौद्रिक नीतियां बनाते हो, आपके राजकोषीय नीतियां बनाई जाती है, तो उनसे आपकी लिक्विडिटी को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि ये जो कीमतें जो बढ़ी हुई हैं इनको क्या किया जाए, नीचे लाया जाए।
इसमें भी कीमतें नीचे हैं, इसमें भी कीमतें क्या होती है, नीचे होती हैं, परंतु ये कैसी होती है, जानबूझकर, ये सरकार जानबूझकर करती है। और ये कैसी है, ये अपने आप हो रही है, ये अपने आप होती है। ठीक है, जब जानबूझकर कीमतों को नीचे किया जाए तो उसे तो हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। और जब अपने आप कीमतें नीचे हों तो इसे हम क्या कहते हैं, डीफ्लेशन। इसे हम क्या कहेंगे, डीफ्लेशन, अपस्फीति। अपने आप वाली कौन सी हो गई, अपस्फीति। जानबूझकर जो हुई है वो क्या है, वो अपस्फीति है, वो आपकी अपस्फीति है या विस्फीति कहलाती है। ठीक है, दो चीजें तो यहाँ पे कंप्लीट आपकी क्लियर हो गई। अब देखो इसी तरीके से जब हमारे पास मंदी होती है, इसमें कीमतें क्या है, नीचे हैं। रीजन क्या है इसका, कि तरलता कम है, बाजार में पैसा कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो आपकी कीमतें क्या हो गई, नीचे हो गई, कीमतें नीचे हो गई। अब इस स्थिति से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, तरलता को बढ़ाना है, तरलता को बढ़ाना है। तरलता को बढ़ा दो तो आपके क्या हो जाएगी, कीमतें भी बढ़ जाएगी। अब ये कैसा हो रहा था, अपने आप हो रहा था, ये हमने क्या किया, जानबूझकर। जब जानबूझकर कीमतें बढ़ाई जाए, जानबूझकर कीमतें, जानबूझकर कीमतें बढ़ाई जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, रीफ्लेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रीफ्लेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले दिया है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब अभी हमने देखा क्या था, कि आपके जब अपने आप कीमतें जो होती है वो नीचे गिरती है, कीमतों में लगातार गिरावट, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। अपस्फीति, कीमतों में कमी, कीमतों में कमी, रुपए की क्रय क्षमता में, क्रय शक्ति में वृद्धि। ठीक है, हाँ जी, सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबसे पहले अपने जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेकंड देखिए, डिसइन्फ्लेशन, इसमें भी क्या होती है, कीमतों में कमी, इसमें भी कीमतों में कमी, पर जानबूझकर। इसमें क्या होती है, जानबूझकर होती है। ठीक है, जानबूझकर होती है। ठीक है, तीसरा है रिफ्लेशन, इसमें आपके कीमतों में वृद्धि की जाती है, कीमतों में वृद्धि, और ये भी कैसी होती है, जानबूझकर, जानबूझकर। अब ये किसका, किस लिए किया जाता है कमी, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए, या महंगाई का उपचार करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कीमतों में वृद्धि जो होगी वो किसको, मंदी को नियंत्रित करने के लिए, मंदी को नियंत्रित करने के लिए। चौथा है इन्फ्लेशनरी गैप, इसको अलग से समझाऊंगा, पहले इसको करते हैं। देखो कीमतों में लगातार गिरावट जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, वो तो क्या हो गया आपका, इसके अंदर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। सेकंड है डिसइन्फ्लेशन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मुद्रास्फीति दर को सकारात्मक रखते हुए कीमतों को धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लाना, मंदी से छुटकारा पाने के लिए मुद्रा एवं साख में वृद्धि करना। ये तो किसका ऑप्शन हो गया, रिफ्लेशन का, इसका आ गया ए ऑप्शन। विस्फीति का मतलब आ गया डी ऑप्शन, इसमें आपकी कीमतों को सामान्य स्तर पे। अब देखो चौथा है इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति अंतर, जहां सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है। अब देखो इसको भी लिख लो आप लोग, देखो सरकार के पास में क्या होता है, एक राजकोषीय घाटा शब्द आता है हमारा, राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, अलग अलग शब्द आते हैं हमारे पास में। ये घाटा कब होता है, जब सरकार की आय क्या होती है, कम, और व्यय आपके क्या होते हैं, ज्यादा। आय और व्यय के अंदर जब ज्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कह देते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, इसे ही हम इन्फ्लेशनरी
गैप कहते हैं, ये महंगाई का अंतराल होता है, ठीक है। और इसी तरह से एक होता है हमारा राजकोषीय अधिशेष, सरप्लस, राजकोषीय अधिशेष, फिस्कल सरप्लस। ये कब होता है? जब आय हमारी क्या हो, ज़्यादा हो और व्यय क्या हो, कम हो। इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या बनेगा कि आपके मुद्रास्फीति अंतर का क्या आ जाएगा? राजकोषीय घाटे को, यानी कि सी ऑप्शन को। तो आपका ऑप्शन बना बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी ए डी सी, बी डी ए सी, सी ऑप्शन आपका सही आंसर रहने वाला है। तो देखो, जब कीमतें अपने आप आपके बढ़ रही हो तो उसे इन्फ्लेशन कह दिया। जब बढ़ी हुई कीमतों को जानबूझकर नीचे लाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? डिस इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? बढ़ी हुई कीमतों को जानबूझकर नीचे करना क्या होगा? डिस इन्फ्लेशन। देखो, अलग अलग एक साथ लिखना, कीमतों में वृद्धि, इसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। कीमतों में कमी, ये हो गया डिफ्लेशन, ठीक है, मंदी। फिर देखो, कीमतों में वृद्धि जानबूझकर, राजकोषीय उपाय अपनाकर, उपायों द्वारा, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? तो जब आपकी कीमतों में जानबूझकर वृद्धि की जाएगी तो इसे हम कहेंगे रीफ्लेशन, रीफ्लेशन। और कीमतों में कमी, कीमतों में कमी जानबूझकर उपायों के द्वारा, तो उसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। ये हमारा क्लियर होता है। यहाँ पे आप लोग सभी इसको क्लास को उतार भी लीजिएगा भाई, समझ भी लेना इस चीज़ को। यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों के पास में क्वेश्चंस बनेंगे अपने पेपर में, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं पे कंफ्यूजन हमारा क्रिएट होगा। उसी कंफ्यूजन को हमें क्या करना है? दूर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मांग जनित मुद्रास्फीति के अंतर्गत आते हैं? देखो, हमने कल भी बात की थी, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि जो महंगाई है वो आपके कैसे आती है? दो तरीके से आती है। महंगाई का जो कारण है, महंगाई जो होगी वो दो कारणों से होती है। एक होती है डिमांड, यानी कि मांग के कारण, डिमांड या मांग जनित होती है, ठीक है। एक होती है आपकी सप्लाई की वजह से, या आपूर्ति वाली, आपूर्ति के कारण। सप्लाई कम हो गई, महंगी हो गई चीजें, है ना। डिमांड, मांग की वजह से आपके लगातार कीमतें क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब सप्लाई तो जैसे ही प्रॉपर हुई, बाजार में सप्लाई आ गई भाई, आपने देखा कि भाई अभी जो है बारिश का सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है, बारिश ज़्यादा पड़ गई। अब ज़्यादा बारिश होने से रास्ते बंद हो गए, और रास्ते बंद होने की वजह से आपकी सप्लाई क्या हो गई? रुक गई। अब सप्लाई रुक गई तो आपको एक ये भी, आपके यहाँ पे एक महंगाई का प्रकार भी बताऊंगा, आपूर्ति रुक गई तो उसकी वजह से बाजार में उसकी कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी प्याज की सप्लाई जो है वो कम हो गई, प्याज क्या है? सप्लाई में कम है। अब बाजार में जितना प्याज है उसके भाव क्या हो गए? कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई हमारी, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब जैसे ही आपके प्याज की सप्लाई बराबर हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, वैसे ही कीमतें क्या हो जाएगी? वापस सामान्य हो जाएंगी, वापस सामान्य हो जाएगी। जबकि जो महंगाई डिमांड की वजह से है, जैसे आपकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, गांवों के लोगों का शहरों की तरफ आना। देखते हो ना आजकल, एक बड़ा एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगता है एक, जैसे अब हम देखते हैं कि शादी होती है घर में तो भाई आपके घर के आगे पूरा डेकोरेशन होता है और उसके आगे लिखा होता है शादी वाला घर, है ना। हल्दी के दिन पीले कपड़े पहन रहे हैं, मेहंदी वाले दिन हरे कपड़े पहन रहे हैं। तो वो क्या आ गया? वो ट्रेंड आ गया, एक डिमांड बढ़ा दिया उसने।
कि हल्दी जब भी शादियों का सीजन आएगा तो पीले रंग का कपड़ा खूब बिकने वाला है, उसका डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो कीमतें बढ़ गई। अब ये डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि है, जो नगरीकरण है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी बढ़ने की वजह से डिमांड्स क्या हो गई, बढ़ गई हमारी। सप्लाई थोड़ा ना थी कोई कि सप्लाई कम हुई थी उसकी इसलिए कीमतें बढ़ गई, हमने डिमांड्स बढ़ा दी। आज फोन है, कोई भी मल्टी मीडिया के जो बड़े आपके मोबाइल आते हैं, एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, क्यों महंगे हैं, डिमांड्स। आपने डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो डिमांड की वजह से जो महंगाई आएगी वो कैसी आएगी, वो परमानेंट आएगी, हाई होगी, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई की वजह से जो आ रही है वो टेम्परेरी आ रही है, अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी आती है। तो अब देखते हैं मांग जनित के अंदर क्या क्या है। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण का बदलता स्तर, बिल्कुल सही बात है। आप लोग, पॉपुलेशन बढ़ेगी, शहरीकरण होगा, लोगों, गांव के लोग जब शहरों में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर देखेंगे, वहाँ की जो डिमांड्स है उसको भी करेंगे और डिमांड्स लगातार बढ़ेगी। सेकंड, रोजगार तथा आय में वृद्धि, तो ये भी सही है, जब हमारी रोजगार बढ़ेगा, हम लोगों के पास में इनकम बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आज मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, मेरी इनकम बढ़ के 20,000 रुपये हो जाए तो मेरी डिमांड्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब हम घर में 4 भाई हैं, उनमें से 2 काम करते हैं, 2 बेरोजगार हैं, उन दोनों को भी काम मिल जाएगा तो हम चारों का काम क्या हो गया, बढ़ गया। जब चारों मिलकर काम करेंगे, चारों की इनकम बढ़ जाएगी तो हमारी डिमांड्स भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो सेकंड भी ठीक है, डिमांड बढ़ा रहा है। तीसरा है कच्चे माल व ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि। अब देखो, कच्चे माल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का कोई डिमांड से लेना है क्या? कच्चे माल और डिमांड, कच्चे माल और ऊर्जा की कीमतें हो सकते हैं कि सप्लाई कम हुई हो, सप्लाई की वजह से भी तो हो सकता है ना कि रॉ मटेरियल जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पाई इसलिए वो महंगा हो गया। हमने कोई रॉ मटेरियल की डिमांड को नहीं बढ़ाया, तो तीसरा ऑप्शन तो आपका नहीं बनता। चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय का बढ़ता स्तर और घाटे की वित्त व्यवस्था। बिल्कुल ये बन सकता है हमारा कि आपकी जो सरकार है, सार्वजनिक व्यय यानी कि सरकारी व्यय, सरकारी व्यय यानी कि जैसे आपके अगर देखा जाए पेंशन पर खर्च है, पेंशन, सब्सिडी, योजनाएं, ये इन पे गवर्नमेंट लगातार क्या कर रही है, खर्च ज़्यादा करती है। इस जब ये खर्च करेगी तो इससे बाजार में तरलता या पैसे जो है वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, तरलता बढ़ जाएगी। अब मान लो कि कोई घर के अंदर बुजुर्ग है, उसको 1250 रुपये सब आपके पेंशन मिलती है, अब उसके ऊपर खर्च आपने बढ़ा दिया, 2000 रुपये पेंशन कर दी उसकी, है ना, तो उसकी डिमांड्स क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तीसरा देखो घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था, जब हमारी आय क्या हो, कम, और व्यय क्या हो, ज्यादा। तो ये जो अंतर है इसको जो पूरा किया जाता है, सरकार की इनकम तो क्या है, कम है, और सरकार खर्च क्या करती है, ज्यादा करती है, हमेशा यही चल रहा है ताकि बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे। तो उस कंडीशन में भी हमारे क्या हो रहा है, आपके खर्च जो डिमांड्स है वो बढ़ रही है। अब देखो चौथा और पांचवा ऑप्शन दिया है बाढ़ एवं सूखे के कारण अनियमित खाद्य आपूर्ति, तो ये तो सप्लाई का हो गया भाई, यहाँ डिमांड थोड़ा ना है, यहाँ तो सप्लाई का काम कर रहा है। तो ये 2 रीजन तो हो गए सप्लाई के, और उसके अलावा 1, 2 और 4 का जो ऑप्शन बनेगा वो आप लोगों का आंसर बन जाएगा कि आपकी डिमांड्स कहाँ बढ़ रही है। तो डिमांड्स बढ़ रही है आपकी जनसंख्या के कारण, आपके शहरीकरण के कारण, आपकी इनकम के कारण। आपसे जब भी इस तरह का कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान यही रखना है, खुद के ऊपर लीजिए। अब देखो मान लीजिए कि अब मेरे घर के अंदर 8 मेंबर हैं, अब हमारे घर में क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, 8 से हम 16 हो गए, तो हमारी डिमांड्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। पहले 1 किलो सब्जी चलती थी, अब क्या हो गई, 2 किलो सब्जी, ठीक है। फिर आ गया, मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति था, शहरों में आ गया, अब शहरों में आए तो शहरों में आके मेरी डिमांड्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर है रोजगार और आय में वृद्धि, बिल्कुल इसी के साथ मेरे पास में रोजगार भी अच्छा आ जाए और आपके कोई इनकम में भी ग्रोथ हो जाए, मेरी इनकम डबल हो गई तो मेरी डिमांड्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तीसरा था कच्चे माल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, इसका मांग से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सप्लाई की वजह से भी हो सकती है। चौथा है सार्वजनिक व्यय, सरकार अपना खर्च लगातार क्या होती है, बढ़ाती जा रही है, बाजार में खर्च बढ़ेगा, काम होगा तो बाजार में पैसा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। सरकार क्या करेगी, पैसा दे रही है आप लोगों को घर बैठे हुए, आपके 2000 रुपये किसान, आपके जो किसान साथी हैं उनको आपके एक योजना के रूप में पैसे दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है। अपनी बिजली के बिल जो है, पहले मानो कि मेरा बिजली का बिल आता था हर महीने आपके 100 यूनिट का, अब 100 यूनिट तो मेरी क्या हो गई, फ्री हो गई, तो वो पैसे मेरे क्या हो गए, बच गए। वो पैसे किसने दिए, वो सरकारी व्यय है, वो सरकार ने भरे मेरे,
पर मेरे पास वो 100 यूनिट का पैसा जो पहले चला जाता था वो क्या हो गया, मेरे पास बचने लग गया। अब उस पैसे से मैं बाजार में क्या करूंगा, डिमांड्स को बढ़ा दूंगा। तो 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है उस वजह से हमारे क्या आती है, मांग जनित मुद्रास्फीति जो है वो देखने को मिलती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। फिर भी जो आप लोगों के डाउट्स है वो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब अपने पास में एक क्वेश्चन है कथन कारण का, कि भारत में वर्ष 2010 में मानसून सामान्य रहने पर भी पिछले वर्ष यानी कि 2009 के मुकाबले में मुद्रास्फीति की दर काफी नीचे रही। देखो क्या कह रहा है ये, कि यानी कि 2009 के अंदर महंगाई जो थी वो ज्यादा थी, महंगाई ज्यादा थी, और 2010 के अंदर महंगाई कम थी, महंगाई कम थी, ये कह रहा है। और यहाँ पे मानसून है वो सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं था, मानसून सामान्य रहा, ये कह रहा है सामान्य रहा। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, 2010 के अंदर। और जब भी हम क्या करेंगे, पिछले साल के साथ इस साल की तुलना, देखो लिखो एक बात, पिछले वर्ष की वर्तमान वर्ष से मुद्रास्फीति की तुलना आधार प्रभाव कहलाती है, बेस इफेक्ट कहते हैं भाई इसको, आधार प्रभाव कहलाती है, ठीक है। यानी कि पिछले साल की कैसी महंगाई थी, इस साल की महंगाई कैसी है, इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आधार प्रभाव, आधार प्रभाव, ठीक है। अब देखो 2009 के अंदर महंगाई क्या है, ज्यादा है, किस बेस पे, कि 2008 के अंदर तो क्या थी, मंदी थी, है ना, और अगले साल क्या हो गई, महंगाई होगी। दोनों का कंपैरिजन किस बेस पे हुआ, आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट के ऊपर किया गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला कथन तो क्या है, ठीक है 2010 में मानसून सामान्य रहने पर भी पिछले वर्ष के मुकाबले मुद्रास्फीति की दर काफी नीचे रही। वर्ष 2009 के अंदर खराब मानसून के कारण कम उत्पादन हुआ, उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ, जिससे सूचकांक बहुत ऊंचा था। उत्पादन कम है, सप्लाई कम है, तो कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। तो कीमतें बढ़ गई तो हमारी मुद्रास्फीति जो महंगाई की दर है वो क्या हो गई, वो बढ़ गई हमारी, बहुत ऊंचा था, जिसके परिणाम स्वरूप 2010 के सूचकांक पर आधार प्रभाव पड़ा। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये भी, क्योंकि देखो वापस से देखो, इस समय क्या हुआ, सप्लाई कम थी, सप्लाई कम थी तो महंगाई बढ़ गई, कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। अगले साल हमारा मानसून क्या रहा, सामान्य रहा। सामान्य रहने का मतलब है कि आपके पास में सप्लाई क्या हो गई, प्रॉपर हो गई, सप्लाई सामान्य हो गई, तो कीमतें भी क्या हो गई, कम हो गई, कीमतें कम हो गई। पर जो पिछले साल जो हमें महंगाई देखने को मिली और इस साल जो हमें महंगाई कम देखने को मिली, ये जो आप प्रभाव था ये क्या था, इसको आधार प्रभाव कह दिया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। और जब आपने देखा कि भाई क्या ये इसको व्याख्या कर रहा है, इसकी कारण की व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। तो ए और आर सही है और आपके सही व्याख्या है, सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, सी ऑप्शन। क्योंकि 2009-10 में मानसून सामान्य रहने पर भी पिछले वर्ष के मुकाबले दर कम रही, क्यों, क्योंकि 2009 के अंदर तो मानसून क्या था, खराब था, इस वजह से कीमतें बढ़ गई थी। 2010 के अंदर कीमतें सामान्य हो गई, क्योंकि हमारा जो आपका प्रोडक्शन था वो बराबर हो गया। कारण क्या था, आधार प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कुछ समितियां दी गई हैं, इस समिति को सुमेलित करना है। सबसे पहले है उर्जित पटेल समिति। अब देखो उर्जित पटेल समिति हो, अभिजीत सेन समिति है, ठीक है, दो चीजें हैं। अब देखो सबसे पहले जब भी उर्जित पटेल का नाम आएगा तो याद रखना है 4 ± 2% आदर्श महंगाई दर, यानी कि 2 से 6% इन्होंने महंगाई बताई थी भाई। अभिजीत सेन समिति का जब भी नाम आए तो आप लोगों को WPI को याद रखना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को। फिर है NSO 2019 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जब भी बात आएगा 2019 के अंदर, मई 2019 23 मई 2019 को आपके CSO प्लस NSSO का विलय दोनों को मर्ज किया गया था 23 मई 2019 को।
स्टेन, स्टेन नहीं है भाई, एक स्टेन 1981 कोर सफीती, जो कल बता चुका हूँ, आपके कल समझा दिया था। कोर इन्फ्लेशन, जब महंगाई गणना करने के दो साधन हैं, एक ऐसी जिसमें हम पूरा प्रॉपर सभी चीज़ों को शामिल करते हैं, एक ऐसी टोकरी होती है जिसमें सारी वस्तुएं आ गई, सारी सेवाएं आ गई, एक ऐसी टोकरी है जिसमें खाने पीने की चीज़ें हमने क्या कर दी और ईंधन की चीज़ें हमने क्या कर दी, बाहर कर दी। जब खाने पीने की और ईंधन की चीज़ों को बाहर करके जिस टोकरी की गणना की जाए तो वो कौन सी थी, वो कोर सफीती थी। तो मिला दो अब कोर सफीती की अवधारणा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन में है सीएसओ और एनएसएसओ का विलय, ये किस में है, 3 नंबर में, तो आपके बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभिजेत सीन समिति डब्ल्यूपीआई, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बनेगा और आपका बचा सी ऑप्शन, तो सी बन गया आपका पहला ऑप्शन, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला। सी डी बी ए जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपस्फीति के संदर्भ में यानी कि डिफ्लेशन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सही कथन पूछा गया है। तो सही कथन के अंदर है, देखो मुद्रा अपस्फीति कब होती है, मुद्रा अपस्फीति या मंदी ये कब होगी, जब बाजार में तरलता क्या है, कम, तरलता कम है, डिमांड कम है, ठीक है, सप्लाई बराबर है, ये इस समय पे होती है। तो इसने कहा कि मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो बिल्कुल ये पहले ही बता चुका हूँ। देखो आपके पास पैसे की वैल्यू कब होगी, बहुत ज़्यादा होने पे होगी या जब पैसा कम होगा। जब पैसा कम होता है, तरलता कम होती है, तो हमारे रुपए की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इस समय पे हमारा जो मुद्रा है, जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, कीमतें क्या होती है, कम होती हैं, कीमतें कम होती हैं और कम कीमतों में रुपए की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, रुपए की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, खरीदने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। सेकंड देखो, अपस्फीति के कारण निवेशकों का प्रोत्साहन कम रहता है। अब देखो सप्लाई प्रॉपर है, बाजार में डिमांड है नहीं, इस समय पे क्या होगा, सप्लाई आपके, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अब देखो गर्मी के दिन है, अब गर्मी के दिनों में गर्म कपड़ों की जो डिमांड्स हैं वो क्या होती है, कम होती है, सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा। ऐसे ही जब सर्दी के दिन आएंगे, दिसंबर जनवरी का दिन आएगा, एसी की डिमांड क्या है, कम है, सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। इस मौके पे रोजगार क्या हो जाता है इसमें, कम। बताओ तुम सर्दी के काम में एसी का काम करोगे या गर्मियों के अंदर स्वेटर का काम करोगे, गर्म कंबल का काम करोगे, क्यों, क्योंकि इस समय पे आपकी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपके रोजगार क्या होता है, कम होता है। तो देखो कम होता है जिससे निवेश, आपका जो निवेश है वो कम हो जाएगा, निवेश कम, उत्पादन कम, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या है, उत्पादन बचा हुआ है, प्रोडक्शन ऑलरेडी है, और आपके रोजगार व गरीबी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आपके गरीबी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है। तो ये भी सही बात है, ठीक है, गरीबी भी बढ़ जाती है, पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक है। तीसरा है, दीर्घ काल में अपस्फीति मंदी के छोर का कारण बनती है, द इकोनॉमी टूवर्ड्स इकोनॉमिक डिप्रेशन। बिल्कुल तीसरा भी आपके सही है कि जब लंबी टाइम तक मंदी बनी रहे, जब लंबा समय हमारा क्या हो, मंदी के साथ चलता रहे, तो वो हमारे लिए क्या होती है, घातक होती है। तो इसलिए इसको कहेंगे 1, 2, 3, हमारा आंसर जो रहेगा 1, 2 और 3 का आंसर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कई कॉन्सेप्ट देखे हैं। अभी मुद्रास्फीति का जो टॉपिक है एक अच्छा टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम जो करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। जाने से पहले वापस से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।